हाँ जी, वेलकम अगेन ऑल सीरियस एस्पिरेंट ऑफ आरएस एग्जाम। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और इंडियन हिस्ट्री के पीवाईक्यू हमारे चल रहे हैं। ये वीडियो सेकंड है और इसमें हम करेंगे प्राचीन वास्तुकला से संबंधित जो क्वेश्चन है, एंशियंट आर्किटेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम यहाँ पे इनको करेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और देखिए, पीवाईक्यूज है, सब्जेक्ट का कोई वीडियो ये है नहीं, तो इसमें कोई भूमिका या कोई वो कुछ आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, आपने आंसर सोचना है और आंसर सोचने के बाद वो आपके दिमाग में रखना है, फिर हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। तो चलते हैं, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर, प्राचीन वास्तुकला का पहला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िएगा। 3, 2, 1। देखिए, क्वेश्चन है, स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पहला स्टेटमेंट है इसमें कि स्तूप शब्द एक वास्तुपरक शब्द है। देखिए, ये क्वेश्चन में है, टाइपो है, यहाँ पे है वास्तुशिल्प। ठीक है। और इसका अर्थ है वह चीज जो संचय के माध्यम से बनाई गई हो। और मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा वैदिक काल से पूर्व की थी। देखिए, अ, इसका ये दोनों स्टेटमेंट सही है और जानते हैं कैसे सही है, ए और बी दोनों सही है इसके। तो लगभग ढाई ढाई हजार साल पहले की बात हम करेंगे। और उस समय भगवान बुद्ध का क्या हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। उनके शिष्यों ने उनके जो अस्थि, जिनको बोलते हैं रेलिक्स, जो उनके अस्थि अवशेष थे, तो उनको कितने भागों में बांटा, 8 भागों में बांट के अलग अलग स्थानों पर मिट्टी और ईंट का एक टीला उन्होंने बना दिया। और फिर बाद में जो ये टीला बना, इसी को कहलाया स्तूप। ठीक है। लेकिन क्या ये स्तूप की जो परंपरा है, ये बुद्ध से शुरू हुई या पहले से थी? तो ये बुद्ध से शुरू नहीं हुई थी। भारत में जो मृतकों की जो स्मृति में मिट्टी के टीले बनाने की परंपरा बुद्ध से भी पहले की थी। और ये व्यवस्था वैदिक काल से पूर्व की मानी जाती है। और बुद्ध धर्म ने केवल उसे नया धार्मिक स्वरूप दिया था। ठीक है। और और स्टेटमेंट फर्स्ट जो है, वो कह रहा है कि स्तूप शब्द का एक वास्तुशिल्प शब्द है और इसका अर्थ है कि चीज जो संचय के माध्यम से बनाई गई है। देखिए, स्तूप जो है ये एक संस्कृत धातु है। इस स्तूप इससे बनी है और इसका अर्थ होता है ढेर लगाना या संचय करना, हीप या अक्यूमुलेशन। ठीक है। तो स्टेटमेंट ये भी सही है। तो जो स्तूप क्या थे, अब बता सकते हैं आप? देखिए, स्तूप एक बौद्ध स्मारक है जिसमें बुद्ध या किसी महान भिक्षु के क्या रखे जाते हैं, अवशेष रखे जाते हैं। लेकिन इसकी परंपरा जो है बुद्ध से पहले भी थी। और ये हम बता चुके हैं कि मृत्यु की स्मृति में स्तूप बनाने की परंपरा पहले से थी। और पहले से बात करें तो प्री वैदिक पीरियड के समय भी एग्जिस्ट करती थी। तो देखिए, हम अब आपको बताते हैं, स्तूप का स्टेटमेंट आया तो स्तूप से रिलेटेड कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। तो आपको एक स्तूप दिखाते हुए ही सारी चीज़ क्लियर कर देते हैं। देखिए, ये है एक स्तूप का स्ट्रक्चर और इसमें ये है अंड। एक सेकेंड, ये है अंड। और ये, इसको हम गुंबद भी कह सकते हैं। ठीक है, गुंबद नुमा संरचना है। ये चौकोर ये चौकोर वेदी है, ये कहलाती है हर्मिका। और ये जो छत्र ढूंढो भाई, ये जो छत्रावली है, ये स्ट्रक्चर, ये सम्मान का प्रतीक माना जाता है। और वेदिका जो ये है, इनको वेदिका कहते हैं। ये इस अंड को घेरने वाली रेलिंग होती है। और तोरण तो आपको पता ही है, ये तोरण है, गेट्स जो है। और वेदिका आपको हम बता ही चुके हैं।
तो देखिए, और ये जिसमें ये इसके बीच में इस वेदिका के और इसके बीच में स्पेस होता है जिसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। और दो प्रदक्षिणा पथ होते हैं, एक तो ऊपरी प्रदक्षिणा पथ और एक निचला प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। आई थिंक आपको इनमें से क्लियर हो गया होगा। अब हमने कुछ स्तूप पहले भी पढ़े थे, तो उनका मुझे आप जवाब बताइए। सांची स्तूप जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दैट इज करेक्ट, अशोका। इन्होंने प्रारंभ किया था। भरहुत, शुंग काल से संबंधित है, ठीक है। अगला है अमरावती। ये सातवाहन काल से संबंधित है। धमेख स्तूप जो है, जिसे सारनाथ का स्तूप के नाम से भी जानते हैं, वो ये धमेख स्तूप में जो है, ठीक है, धमेख स्तूप है, ये सारनाथ में है। और यहाँ पे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया, ठीक है। तो सबसे प्रसिद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, बता सकते हैं आप? वो है सांची में। और सांची स्तूप का मूल निर्माण किसने करवाया? दैट इज करेक्ट, अशोक ने। भरत स्तूप किस काल का है? शुंग काल का। और ये धमेख जो स्तूप है वो कहाँ स्थित है? वो सारनाथ में स्थित है। इस स्तूप का जो सबसे बड़ा गोल भाग है वो क्या कहलाता है? अंड, करेक्ट। ठीक। तो देखिए, स्तूप अवशेषों का पर बना एक स्मारक होता है। स्तूप का मतलब संचय से है, शाब्दिक अर्थ। स्तूप की परंपरा बुद्ध से पहले की थी। सांची है वो अशोक ने प्रारंभ करवाया। भरुत है शुंग काल से संबंधित है। अमरावती सातवाहन और धमिक सारनाथ में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपके हिसाब से? क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन, तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित थे? तो वस्त्र उत्पादन, बहुमूल्य मणि एवं रत्न, हस्तशिल्प या अफीम की खेती। तो ये वस्त्र से संबंधित थे। देखिए, समझते कैसे। जैसे गुप्त काल आपको पता है, गुप्त पीरियड जो था, दैट इज नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। और आप इमेजिन करिए कि आप एक व्यापारी है उस समय के, और आज गुजरात के बंदरगाह पे आप गए, वहाँ पे सूती वस्त्र आपको लेकर आप समुद्र के रास्ते रोम जा रहे हैं। बंगाल में क्या मिली? महीन महीन मलमल जो बनती थी, उसको लेके आप आगे जा रहे हैं। तमिल में रेशम और सूती वस्त्र तैयार होते थे। तो और दक्कन, इवन दक्कन में भी कपड़ा उद्योग काफ़ी बड़े लेवल पर उस समय उपलब्ध था। इसलिए गुप्त पीरियड जो उस समय, गुप्त पीरियड भारत का एक तरह से टेक्सटाइल क्या था? हब बन गया। गुप्त पीरियड, और इवन भारत को विश्व का इन्होंने वस्त्र निर्माण का केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अब देखिए, गुप्त काल की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें दो अ, जो चीजें, जो उद्योग उस पे मेनली इकोनॉमी में योगदान करते थे वो थे, एक तो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, दूसरी थी मेटल इंडस्ट्री, तीसरी थी आइवरी, हाथीदांत कला, चौथी थी ज्वेलरी, आभूषण उद्योग, और जहाज निर्माण, ठीक है। और अगर हम स्पेशली गुजरात, बंगाल और दक्कन की बात करें तो इससे संबंधित है। डेफिनेटली ये भी थे, लेकिन इसमें से एक दो चीज़ जो विशेष रूप से नहीं थी उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो गुजरात में हमें मिलता था सूती वस्त्र, बंगाल से मिलता था मलमल, दक्कन से मिलता था, यहाँ भी सूती वस्त्र, और तमिल से मिलते थे रेशमी कपड़े, ठीक है। बहुमूल्य मणि एवं रत्न की बात हम करें तो इसकी मैटर ऐसा है कि ये उस समय उपलब्ध तो था लेकिन इन क्षेत्रों में नहीं था। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगला है हस्तशिल्प। हस्तशिल्प तो पूरे भारत में डेवलप था, ठीक है। मेजरली कोई एक जगह नहीं, पूरा भारतीय हस्तशिल्प के लिए जाना जाता था। तो विशेष पहचान इन चारों किसके लिए नहीं थी? अफीम की खेती की बात करें तो अफीम की खेती का कोई ऐसा गुप्त काल से कोई संबंध नजर नहीं आता है। और ये इसकी पहचान से तो मैटर बनता ही नहीं है, क्योंकि ये ना उत्पादन में आ गई थी उस समय अफीम की खेती कुछ। तो भारत से जो निर्यात चीजें होती थी, एक तो सूती वस्त्र होता था,
रेशम होता था, मसाले होते थे, भाई जो चीज़ हम प्रोडक्ट करेंगे वही होंगी। और हाथी दांत और मोती ये मेजरली डेवलप होते थे। तो फटाक से एक और रिवाइज करवा देते हैं आपको। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि गुप्त काल में विदेशी व्यापार मुख्यतः किन मार्गों से होता था, तो आपके हिसाब से क्या है? देखिए, गुप्त काल तक दो रूट बन चुके थे। पहले तो सिल्क रूट तो पहले था ही, आपको पता है। सिल्क रूट के साथ साथ समुद्री जो मार्ग है, वहां से भी विदेशी व्यापार होने लगा था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और बंगाल का कौन सा वस्त्र है वो जो प्रसिद्ध है? डेफिनेटली मलमल, ठीक है। तो देखिए, गुप्त काल स्वर्ण युग था भारत के लिए, मैं बोलूँ उसके साथ साथ सोचिए, बोलिए। गुजरात किसके लिए फेमस था? सूती वस्त्र के लिए। बंगाल मलमल के लिए। दक्कन सूती वस्त्र के लिए। तमिल क्षेत्र सूती प्लस रेशमी वस्त्र के लिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं, बढ़िए। 3, 2, 1। तो बताइए, क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन मूर्ति है, और इन मूर्तियों में एक मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित एक मूर्ति प्राप्त हुई है, वो किस स्थान से प्राप्त हुई है? ठीक है। तो ये प्राप्त हुई है परखम से, वही मथुरा के पास एक जगह है, ठीक है। तो थोड़ा इमेजिन कीजिए कि आप हाँ, मौर्य काल के समय में है, और मौर्य काल के समय में जब जो गांवों में और नगरों में क्या था, देवताओं की तो पूजा होती थी, बल्कि यक्ष और यक्षिणी की भी ये पूजा करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इनको माना जाता था कि ये धन समृद्धि और प्रकृति के क्या है, रक्षक हैं, ठीक है। मौर्य काल में पहली बार विशाल पत्थर की मानव प्रतिमाएं बनाई गई थी, और इनमें से एक प्रसिद्ध प्रतिमा जो थी वो मणिभद्र यक्ष की थी, जिसका नाम भी उस पर अंकित है। और ये क्वेश्चन उससे संबंधित था। तो देखिए, परखम इसका आंसर हुआ। अब आपको समझना होगा कि इसके साथ साथ मौर्यन स्कल्पचर हम आपको थोड़ा बता देते हैं। इस- तो मौर्य काल की मूर्तियां जो थी, जो दो प्रकार की मानी जाती हैं, ठीक है। पहली तो है राजकीय मूर्ति, राजकीय कला वाली। दूसरी है लोक कला की, ठीक है। और राजकीय कला में आती है जैसे अशोक स्तंभ, ठीक है। और सिंह, शीर्ष, और मौर्यन पॉलिश। चमकदार पॉलिश जो है, ये तीन क्वालिटी इनकी है। लोक कला की बात करें तो इसमें यक्ष, यक्षिणी की विशाल मूर्तियां, आम जनता की आस्था से जुड़ी हुई और भी मूर्तियां, और ये पूरे उत्तर भारत में, ये उत्तर भारत में पूरे में मिली। और ठीक है। तो जनरली पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सी मूर्ति कहाँ मिली, किस काल से संबंधित है, यक्ष है या यक्षिणी है, तो ये पूछा जाता है। तो हमारे इसका परखम आंसर हुआ, और परखम एक गांव है जो अ, मथुरा के पास स्थित है ना। अब झींग का नगरा, जो अब आपको एक एक ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए, झींग का जो नगरा है, ये इससे कोई इसका मणिभद्र से मतलब नहीं है। 9 ग्राम जो है ये पुरातात्विक रूप से इम्पोर्टेंट है, एक पुरातात्विक स्थल भी है। लेकिन मणिभद्र प्रतिभा से इसका कोई मतलब नहीं है। बेसनगर जो है, ये इसको विदिशा, विदिशा एमपी में ये है। और यहाँ पे एक स्तंभ है विशेष प्रकार के, और वो स्तंभ जो है वो गरुड़ ध्वज स्तंभ है। मतलब उनके ऊपर जो ये है, इस पे गरुड़ बना हुआ है, ठीक है। इसको इस प्रक्रिया ऐसे गरुड़ ध्वज स्तंभ को जो है उनको बोलते हैं इंग्लिश में हेलियोडोरस, ठीक है। ये शब्द याद रखिए, हो सकता है हेलियोडोरस का प्रश्न बना दे। तो ये बेशनगर फेमस है गरुड़ ध्वज के लिए, और ये विदिशा एमपी में है, तो इसका ऑप्शन इससे कोई संबंध नहीं रखता है, ठीक है। तो देखिए, परखम मथुरा उत्तर प्रदेश के पास है। और मणिभद्र जो यक्ष की मूर्ति है, उसको धन एवं व्यापार का यक्ष माना जाता है। और यक्ष यक्षिणियम मौर्य काल की लोक कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। और प्रसिद्ध यक्षिणी जो थी, उसकी है, कहाँ मिली वो आपको? दीदारगंज की यक्षिणी, ठीक है। दीदारगंज की यक्षिणी, ये है पटना, ठीक है। तो फटाक से रिवाइज कर लेते हैं।
तो मौर्यकालीन कला में दो प्रकार की थी, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला में क्या थे, अशोक स्तंभ और पॉलिश, शानदार पॉलिश थी। लोक कला में यक्ष यक्षिणी थी। मणिभद्र जो यक्ष है वो परकम मथुरा से मिला, और दीदारगंज की जो यक्षिणी है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, पटना से। ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए इसको। 3, 2, 1। तो पढ़िए क्वेश्चन को और बताइए अपना आंसर। चलिए मेरे साथ करिए। मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? असत्य नहीं पूछ रहे, सत्य पूछ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, जब हम 1500 साल पहले भारत की बात करेंगे तो पहले क्या है, पूजा जो होती थी वो गुफा और लकड़ियों के जो मंदिर थे उनमें होती थी। लेकिन गुप्त काल में भारत में पत्थर के भव्य मंदिर बनने लगे। और इसके बाद उत्तर भारत में जो है नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़, और दक्कन में कौन सी शैली, बेशर शैली का विकास हुआ। तो आप नागर, द्रविड़ और बेशर। ठीक है। तो इसलिए गुप्त काल को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। दैट इज करेक्ट, कि गुप्त काल में बने, जो कि भारतीय मंदिर स्थापत्य की शुरुआत भी मानी जाती है ना, ये गुप्त काल से ही। ये अगला है लाखड़ा, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंधित है। ये करेक्ट है। देखिए, ये जो लाखड़ा मंदिर है ये कर्नाटक का एहोल जो जगह है वहाँ पे स्थित है, और बादामी के चालुक्यों का ये प्रारंभिक मंदिर है। खजुराहो के मंदिर में, जो कि मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, ये बात भी सही है। देखिए, जो खजुराहो के मंदिर है उनकी विशेषता ये है कि इनके जो अर्धमंडप, मंडप और महामंडप और गर्भगृह, ठीक है, ये जो है ये सतत योजनाओं से एक साथ जुड़े हुए हैं, और इसे स्थापत्य की मुख्य विशेषता मानते हैं। कांची का जो कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। तो कैलाशनाथ जो मंदिर है ये गलत, ये जो मंदिर है जो द्रविड़ शैली का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण मंदिर तो है, लेकिन सबसे प्रारंभिक मंदिर, स्वतंत्र आधार वाला मंदिर, यहाँ पे गलत है। ठीक है। तो इसके ये सही है, ये सही है, ये सही है, डी गलत है। तो ऑप्शन इसका होगा डी सही। ठीक है। देखिए, जब आप इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको चार बातें हमेशा याद रखनी। पहली बात तो ये कि स्वतंत्र पत्थर के जो मंदिर है वो बनने लगे हैं गुप्त काल से। ठीक है। दूसरा जो है, नागर शैली जो है ये है नॉर्थ, और द्रविड़ियन शैली जो है ये है साउथ भारत की। और एक याद रखना है कि वो किस राजवंश के समय बना। दूसरा, मंदिर की स्टाइल क्या है, किस शैली में बना, और स्थान क्या रहा। ठीक। ये चीज़ें आपको जनरली एग्जाम में इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट जो मंदिर है उनका राजवंश और शैली देख लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो दशावतार जो टेम्पल है ये देवगढ़ में है, आपको पता है। और इसके जो राजवंश है वो कौन है, गुप्त। और शैली कौन सी है इसकी, प्रारंभिक नागर शैली। दूसरा, लाड़खा जो टेम्पल इसमें आया है हमारे, ये किसमें, एहोल। और इसके जो राजवंश हैं वो है बादामी के कौन, चालुक्य। और शैली कौन सी है, प्रारंभिक जो मंदिर शैली है उन्हीं में से एक है। अगला है कैलाशनाथ। कैलाशनाथ है ये कांची, और राजवंश चंदेल, और शैली नागर। और बृहदीश्वर जो टेम्पल है इसकी ये है चोल राजवंश का, और शैली है द्रविड़। ठीक है। आपको
अब फटाक से रिवाइज कराते हैं, 5 सेकंड में सुनिएगा। गुप्त काल, स्वतंत्र पत्थर के मंदिरों की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। एहोल में कौन सा है? लाड़का। शैली कौन सी है? इसकी प्रारंभिक मंदिर शैली है, और बादामी की चालुक्य ने बनाया। खजुराहो जो है वो चंदेल। ये इसमें आई थिंक यहाँ कैलाशनाथ टेम्पल नहीं है, यहाँ पे है खजुराहो। चंदेल तो खजुराहो बुंदेलखंड में ही है। कैलाशनाथ की बात करें तो कैलाशनाथ है, ये है कांची और पल्लव और द्रविड़ शैली, ठीक है। और वृद्धेश्वर, तंजावुर और चोल। और शैली कौन सी होगी? द्रविड़। तो अपने इंपॉर्टेंट 7-8 टेम्पल्स के बारे में हमने जान लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है, किससे संबंधित है, और पढ़ते हैं उसको। पढ़िए, 3, 2, 1। पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ जो आंसर, इसको भी सही कर लीजिएगा। डी है इसका आंसर, डी, ठीक है। चलो चलते हैं, बताइए क्या है इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, सूर्य मंदिर कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो मोढेरा जो है ये पाटन गुजरात में स्थित है। और जानते हैं कैसे? देखिए, लगभग 1000 साल पहले की बात ही है। गुजरात के चालुक्य वंश के सोलंकी जो शासक थे, ये सूर्य देव की पूजा, भव्य उपासना करते थे। और इन्होंने ऐसे मंदिर बनवाए कि विषुव के दिन, विषुव होता है इक्विनॉक्स के दिन, ये होता है 21 मार्च या 23 सितंबर, मतलब ऐसा दिन जिस दिन दिन और रात बराबर होती है। तो लगभग आगे पीछे होते हैं इनसे कुछ, वो डिपेंड करता है कि लीप ईयर है या क्या है, साल कैसा है। तो इन दिनों 2 दिन जब सूर्य उगता था, तो सूर्य की जो पहली किरण है वो सीधे कहाँ पड़ती थी? गर्भगृह में। वो किरण गर्भगृह में जाती थी, और जब वो प्रतिमा पे पड़ती थी, तो इस तरह से इसको बनाया गया था। ये मंदिर आज जो जिस मंदिर की हम आज बात कर रहे हैं, ये मोढेरा का ही मंदिर है। और मोढेरा के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो और भी सूर्य मंदिर ही हैं जो इन्होंने दिए हुए हैं। अब एक एक को हम जानते हैं क्या इसका आंसर, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, और क्यों गलत है, ठीक है। तो मोढेरा जो है महसाणा डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में, उसमें स्थित है। और ये सोलंकी राजा भीमदेव प्रथम ने लगभग 1026 ईस्वी पूर्व, ईस्वी सॉरी पूर्व नहीं, ईस्वी में इसका निर्माण करवाया। हनी की बात करें तो कोणार्क, ये आपको पता है उड़ीसा में है, और उड़ीसा के पुरी जिले में है। इसके निर्माता थे नरसिंह देव प्रथम। और इसका जो पूर्वी गंगवंश जो है, इस वंश से, तो इस वंश से ताल्लुक रखते थे। मार्तंड जो है ये कश्मीर के जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। और इसके जो निर्माता थे वो थे ललित आदित्य मुक्त पीड़। इनका जो वंश था वो था कारकोट, ठीक है। और दक्षिणार्क जो है ये था गया बिहार में। और ये गुजरात में नहीं है, बिहार में, ठीक। तो इसका आंसर मोडेरा है। अब देखिए, हम आपसे हम रिवाइज ही करवा देते हैं। तो मोडेरा गुजरात में है। भीमदेव फर्स्ट ने बनवाया, सोलंकी शासन थे ये। कोणार्क है वो उड़ीसा में है, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया। शासन ये पूर्व गंग वंश इनका था। मार्तंड है कश्मीर में है ये, और ललितादित्य ने बनवाया, कारकोट वंश था इनका। दक्षिणार्क है ये गया में बना हुआ है, और प्राचीन सूर्य उपासना केंद्र ये है। और निर्माता इसके हैं, कौन बताइए? के जो निर्माता है वो काकतीय वंश के प्रताप रुद्रदेव हैं। तो फटाक से इसको ही बताइए, सोलंकी ने क्या बनवाया? मोढेरा। नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क। और कारकोट वंश मार्तंड। और दक्षिणाकार का है गया में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम्म चलो बताओ इसका आंसर।
देखिए यहाँ पे एक टाइपो है, राव तेक नहीं है, ये है राव ताक, राव टाक। ठीक है। तो देखिए। हम्म। तो देखिए, कौन सा हिंदू यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव को संकेत करता है? यह अभिलेख है। किस अभिलेख में ये दिखाया है? वासुदेव का मतलब भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा करने वाले होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो संप्रदाय है उसके संबंधित। ठीक है। तो देखिए, कहानी लगभग 2200 वर्ष पहले की बात है, और भारत में जो था सुंग वंश था। ठीक है। और उसी समय जो उत्तर पश्चिम भारत है, यहाँ पे थे इंडो ग्रीक। ठीक है। और जिनको हम हिंदी में यवन बोल देते हैं। तो उनका राजा था एक, जिसका नाम था एंटियाल कीडास। ठीक है। एंटियाल कीडास। और एंटियाल कीडास का एक राजदूत था जिसका नाम था हेलियोडोरस। ठीक है। तो ये हेलियोडोरस को एंटिया एंटियाल कीडास ने भेजा था किसके दरबार में? सुंग शासक के दरबार में। और उस समय सुंग राजा थे, राजा भागभद्र। ठीक है। अब इनके दरबार में ये हेलियोडोरस आए, और जब ये भारत आए तो उसने केवल राजनीति तक ही अपने ज्ञान को सीमित नहीं रखा। वह बंदा भारत की संस्कृति को उसने देखा, दर्शन को देखा। इवन भगवान वासुदेव, जिसे श्री कृष्ण के नाम से भी जानते हैं, वासुदेव की भक्ति से इतना प्रभावित हुए ये कि उन्होंने स्वयं ने वैष्णव धर्म अपना लिया। ठीक है। और उसने फिर विदिशा एक जगह है, उसके वेशनगर में भगवान वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। इसको गरुड़ स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। और यही स्तंभ आज हेलियोडोरस स्तंभ के नाम से जाना जाता है, बेसनगर स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रमाण है कि भारतीय संस्कृति ने विदेशी यवनों को प्रभावित किया। तो इसका आंसर होगा बेसनगर स्तंभ अभिलेख। इसका अन्य नाम हेलियोडोरस और गरुड़ स्तंभ। ठीक है। अब देखिए, वासुदेव संप्रदाय आखिर है क्या? जो वासुदेव संप्रदाय है, ये क्या है? तो भागवत तो जो परंपरा है, भागवत परंपरा का जो प्रारंभिक रूप जो था वो था, ये भागवत परंपरा के प्रारंभिक रूप में जो जिसमें वासुदेव कृष्ण की पूजा की जाती थी। किसकी? वासुदेव कृष्ण की। ये ही संप्रदाय वासुदेव संप्रदाय के नाम से जाना जाता था। और फिर ये आगे चल के वैष्णव जो वैष्णव धर्म के रूप में विकसित हुआ। तो देखिए, और ऑप्शंस पे हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, वेशनगर के स्तंभ के बारे में आपको क्या क्या चीजें पता चली? ये हेलिडोरस स्तंभ या गरुड़ स्तंभ कहलाता है। ठीक है। और ये वेशनगर विदिशा, विदिशा एमपी, एमपी में है। ठीक है। और ये निर्माता कौन थे? यूनानी जो राजदूत थे, हेलियोडोरस। शुंग शासक कौन था? भागभद्र। और हेलियोडोरस ने स्वयं को क्या कहा? भगवत का मतलब वासुदेव का भक्त। भगवत का मतलब होता है वासुदेव का भक्त। और इसलिए वह यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव का एक बड़ा प्रमाण यहाँ पे छोड़ के गए। बाकी विकल्प क्यों गलत है? देखिए, देखिए, सुई बिहार जो अभिलेख है, ये कहाँ पे? ये पाकिस्तान का एक जगह है, सुई बिहार, वहां पे है। और इसका संबंध है कुषाण काल से। ठीक है। और बौद्ध बिहार। और राव टाक जो अभिलेख है, ये कनिष्क से संबंधित है, वही कुषाण वंश। और इसमें कुषाण इतिहास के बारे में है, और उनका राज्य विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में। और जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। ये महाक्षत्रप रुद्रदमन द्वारा प्रसिद्ध, उसका प्रसिद्ध अभिलेख है, रुद्रदमन। और एक सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील।
के पूर्ण के जीर्णोद्धार का जो है इसमें वर्णन है। यह संस्कृत गद्य का प्रारंभिक और महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। ठीक है, संस्कृत गद्य का। और डेफिनेटली इसका वासुदेव से कोई मतलब है नहीं। तो देखिए, आपसे कुछ चीजें पूछते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाए। ये बताइए, हेलियोडोरस कौन था? इंडो ग्रीक राजा एंटियालकिडास का राजदूत था। और भारत आकर इसने वैष्णव धर्म अपनाया। बेशनगर विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ इसने एक स्तंभ की स्थापना की, जिसका नाम गरुड़ स्तंभ या हेलिडोरस स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और ये विदेशियों द्वारा स्थापित सबसे प्राचीन वैष्णव वैष्णव स्मारकों में से एक है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए मुझे। हेलियोडोरस स्तंभ का दूसरा नाम क्या है? गरुड़ स्तंभ। किस संप्रदाय से संबंधित है? भागवत संप्रदाय या वासुदेव संप्रदाय से? शुंग शासक कौन था उस समय? भागभद्र। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। विजयनगर स्तंभ विदिशा मध्य प्रदेश, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने निर्माता था। एंटियालकिडास इसका राजा इंडो ग्रीक राजा था। और शुंग शासक भागभद्र के समय आया। और यवनों पर वासुदेव संप्रदाय के प्रभाव का ये सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। देखिए, भारत में एक चीज याद रखिए, भारत ने कई विदेशी जो आक्रमणकारी को युद्ध से ज्यादा अ, अपनी संस्कृति से प्रभावित किया है काफी। और हेलियोडोरस जो था इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक एग्जाम्पल है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, 3, 2, 1। हाँ जी, बढ़िया। प्रश्न है, जो कला भारतीय एवं यूनानी आकृति का मिश्रण है उसे कहते हैं? आप पता होगा आपको, गांधार बोलते हैं उसको। अब देखिए, देखिए जब सिकंदर भारत आया, तो सिकंदर जब भारत आया, तब उसने केवल युद्ध ही नहीं तब उस समय केवल युद्ध ही नहीं हुए थे, बल्कि दो महान जो सभ्यताएं थी, अपनी इंडियन वर्सेस ग्रीक जो यूनानी जो भाषा थी उसका, सॉरी संस्कृति थी, सभ्यताएं थी, उनका मिलन हुआ। बाद में इंडो ग्रीक शक और विशेषकर कुषाण शासकों के समय यह सांस्कृतिक मिल और गहरा हो गया। और बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। इन्हें बनाने वाले जो कलाकार, जो बुद्ध मूर्तियां जो थी, इनको बनाने वाले जो कलाकार थे, उनके पास जो कला है, यूनानी मूर्ति कलाओं की कला से सीखी और भारतीय धार्मिक भावनाओं को यथार्थवाद शैली में उन्होंने जोड़ा मूर्ति बनाकर। परिणाम स्वरूप गंधार जो शैली है इसका क्या होता है? गंधार कला का क्या होता है? जन्म होता है। ठीक है, और इसको एक नाम से और जानते हैं, ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। तो देखिए, अब मैं आपसे पूछूं कि गांधार कला क्या है, तो आप बता पाएंगे कि गांधार कला जो है वो भारत और यूनान, इंडिया प्लस ग्रीक जो कला शैली है उसका मिश्रण है। और भारतीय विषय में अगर हम बात करें तो बुद्ध, भगवान बुद्ध। और यूनानी शैली में अगर जो चीजें इनसे ली गई वो थे घुंघराले बाल और गहरी आंखें, यथार्थ शरीर, और बालों में क्या, वस्त्रों में क्या थी? सिल्वट है। ठीक है, और इनके मिश्रण से बनी अपनी ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट। अब हम बात करते हैं गांधार, जो इसका आंसर है। और ये जो मुख्यतः इसका विकास हुआ वो हुआ कुषाण काल में। ठीक है, और कुषाण काल के भी किसके काल में? कनिष्क। और प्रमुख केंद्र अगर हम बात करें इसके, तो एक होगा तक्षशिला, और पेशावर, और स्वात वैली, और बामियान। ठीक है, और बाकी विकल्प हम जानते हैं क्यों गलत है। देखिए, शिखर जो है ये कोई शैली नहीं है, ये जो भारतीय मंदिरों के जो ऊपरी भाग जो होता है, जैसे टावर भी बोलते हैं, वो भाग होता है। बेशर जो है ये मंदिर टेम्पल आर्किटेक्ट का एक प्रकार है। और ये जो बनी है, ये बनी है नागर प्लस द्रविड़ शैली से। भारत यूनानी से इसका कोई मतलब नहीं है। गांधार हमारा आंसर ही है। नागर जो है, नागर हम आपको बताया ये भी मंदिर स्थापत्य की एक शैली है, और यूनान से कोई मतलब है नहीं। तो देखिए, अब जब गंधार शैली हम पढ़ रहे हैं, तो गंधार शैली के साथ साथ
गंधार शैली में आप क्या क्या चीज़ें नोटिस कर पाए? देखिए, एक तो मानव, पहला पहला फर्स्ट मानव रूप में बुद्ध को देखा गया। इसमें धूसर पत्थर का इस्तेमाल हुआ। इसमें यूनानी प्रभाव था। इसमें घुंघराले बाल थे। इसमें था रोमन जैसी चादर थी। ठीक है। और मूछें थी या नहीं थी? कभी कभी दिखाई देती थी। अब मथुरा की भी साथ साथ यही बात कर लेते हैं। तो देखिए, मथुरा जो शैली थी, तो मथुरा में ऐसा था कि यहाँ लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ। और पूर्णतः ये क्या है, भारतीय इंडियन शैली। बाल कैसे हैं, घुंघराले हैं नहीं है, बाल यहाँ पे घुंघराले नहीं है। और शरीर अधिक भारतीय शैली था, शरीर कैसे है, ज्यादा इंडियनाइज था। एक और शैली आती है यहाँ पे, अमरावती। वो भी देख लीजिए साथ साथ ही। हाँ, अमरावती की बात करें तो अमरावती यहाँ पे सफेद संगमरमर, और ये आंध्र प्रदेश में थी। और इसमें क्या थे, बौद्ध स्तूप। ठीक है। देखिए, कुछ ट्रैप्स जो बनते हैं वो एक तो बनते हैं ग्रीक बुद्धिस्ट स्टाइल में, इंडो ग्रीक इन्फ्लुएंस पे, बाल जो कर्ली हैं उन पे, ग्रे स्टोन पे, और सलवटे वाले वस्त्रों पर। तो आपको तुरंत ये चीज आती है तो आपको गांधार शैली याद आनी चाहिए। दो चार क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। गांधार कला का विकास किस शासक के काल में हुआ? दैट इज करेक्ट, कनिष्क। गांधार कला का प्रमुख केंद्र? तक्षशिला। मथुरा कला में कौन सा पत्थर यूज हुआ? लाल बलुआ पत्थर। ठीक है। और अब देखिए, एक बार फटाक से हम आपको 5 सेकंड में रिवाइज करा देते हैं। भारतीय यूनान का जो मिश्रण है वो गंधार शैली में मिला। विकास कुषाण काल के कनिष्क के समय हुआ। पत्थर का धूसर पत्थर का यूज किया गया। प्रमुख केंद्र था इसका तक्षशिला, पेशावर। और विशेषता थे घुंघराले बाल, वस्त्रों की सिलबटियां, यथार्थवादी मूर्तियां। ठीक है, कुछ बचा और? तो आपके दिमाग में जैसे ही शब्द आए तो गंधार शैली दिमाग में आनी चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपको एक बार ये दिखा देते हैं, हेलियोडोरस पिलर। देखिए ये है, देख पा रहे हैं? ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब टॉपिक चेंज होगा हमारा, अब उसके प्राचीन भाषा एवं साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तो अब इससे संबंधित क्वेश्चंस पे चलते हैं। पढ़िएगा पहला क्वेश्चन, पढ़िए। 3, 2, 1। अब बताइए। क्वेश्चन है, निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई? देखिए, जब भगवान बुद्ध अपने उपदेश देते थे तो उस समय के जो आम लोग थे उनकी भाषा थी तो पाली और प्राकृत। ठीक है। अब इसलिए जो प्रारंभिक जो बौद्ध साहित्य है इन इन ही दो भाषाओं में मिलता है। लेकिन समय बीता और इसकी प्रारंभिक की बात है, फिर समय बीता तो बौद्ध धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी? एक तो थेरावाद, जिसे हीनयान, और एक महायान। ठीक है। में विभाजन हुआ इसका। और फिर महायान के जो विद्वान, इन्होंने संस्कृत को विद्वानों की भाषा माना, और अनेक ग्रंथ जो है संस्कृत में लिखे। ठीक है। और इसी कारण ये क्वेश्चन जो बना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया, बार बार पूछा भी जाता है। और कौन सा ग्रंथ जो है पाली में लिखा जाता है और कौन सा ग्रंथ संस्कृत में लिखा जाता है, तो आज हम यहाँ निपटा लेंगे इस चीज़ को। तो इसका आंसर है कि, तो इसका है दिव्यावदान और आर्यमंजू श्री मूल कल्प। ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखा। देखिए, और भी पाली के और इनका भी निपटा लेता हूँ। देखिए, बौद्ध साहित्य मुख्यतः दो भाषाओं में मिलता है। एक है पाली लिटरेचर। तो पाली लिटरेचर में है हीनयान, इन्होंने त्रिपिटक, दीपवंश और महावंश। ठीक है। ये पाली लिटरेचर का है। दूसरा है संस्कृत। संस्कृत लिटरेचर में ये महायानों ने इन्होंने लिखा। इसमें मुख्य ग्रंथ कौन से थे इनके? दिव्यावदान, ललित सार, विस्तार, और महावस्तु, और आर्य मंजूश्री मूल कल्प। ठीक है।
तो हमारा आंसर संस्कृत में पूछा है तो एक तो दिव्यज्ञान दिया हुआ है इसने ऑप्शन में एक तो, ठीक है, और दूसरा आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ठीक है, गॉट इट। ये दोनों इसका आंसर हो गया अपने। अब दीपवंश और महावंश पाली के हैं। तो अच्छा, इसके सब्जेक्ट मैटर अगर हम देखें, दिव्य अवदान जो है ये संस्कृत का है, महायान परंपरा का है। और इसमें जो सम्राट अशोक सहित अनेक बौद्ध सम्राट अशोक से संबंधित और अनेक बौद्ध कथाएं इसमें मिलती हैं, ठीक है। आर्य मंजूश्री जो है ये संस्कृत का था, महायान बौद्ध ग्रंथ है। और इसमें क्या है, धार्मिक और ऐतिहासिक जानकारी का ये स्रोत है, ठीक है। बाकी दीपवंश है ये संस्कृत में नहीं है, पाली में है। महावंश जो है ये भी पाली में है। और इनके लेखक जो है वो आपको पता है कौन है। महावंश के हैं महानामा, याद रखिएगा। और इसमें जो है श्रीलंका का विस्तृत इतिहास है। और जो दीपवंश है इसमें श्रीलंका का सबसे ये प्राचीन बौद्ध इतिहास और क्रोनोलॉजी, इसको क्रोनिकल माना जाता है इसको, ठीक है। तो हम बात करें तो दीपवंश हो गया पाली श्रीलंका से रिलेटेड है, महावंश हो गया पाली महानामा ने लिखा है। और दिव्यदान जो है, दिव्य अवदान जो है वो संस्कृत में है, महायान टेक्स्ट है। आर्य मंजूश्री जो है संस्कृत में महायान टेक्स्ट है, ठीक है। ठीक है, ये थेरावाद अगर है तो थेरावाद से सीधा सा बात है, ये है पाली से। और महायान जो है ये है संस्कृत से, ठीक। कई विद्यार्थी ये सोच लेते हैं कि सभी बौद्ध जो ग्रंथ हैं वो पाली में लिखे गए हैं, ये गलत है। महायान के अधिकांश जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो संस्कृत में है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि त्रिपिटक किस भाषा में है? पाली। और थेरावाद पाली और महायान संस्कृत, ठीक है। और दिव्य वंश और महावंश पाली हो जाएगा, बाकी आपको ये सामने जो है अब रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए पाली जो है ये पुराना बौद्धिक साहित्य है, और संस्कृत है जो बाद का जो महायान साहित्य है, पहले का जो है वो पाली भाषा में लिखा गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी बताइए इसका आंसर। देखिए, दिव्याश्रय, ठीक है, एक लिखी इन्होंने अभिधान, चिंतामणि। एक लिखी थी इन्होंने सिद्ध हेम व्याकरण, ठीक है। कल्हण की बात करें तो कल्हण जो है ये कश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। और इन्होंने एक फेमस बुक लिखी जिसका नाम था राज तरंगिणी। ये बनता है क्वेश्चन, इसमें कश्मीर का इतिहास है। महेश, महेश ने, इनका कोई इससे ललित वगैरह से कोई मतलब नहीं है। और महेश नाम से 2-3 हुए, तो विशेष रूप से जो पूछा जाएगा उसको हम बता पाएंगे आपको। विग्रहराज चतुर्थ जो है इसको हम विशल देव के नाम से जानते थे, ये हम पढ़ चुके हैं। और लेकिन एक, ये दोनों तो एक ही राजा हैं, और कई बार नाम में कंफ्यूजन के लिए आपको अलग अलग दे देते हैं। तो ये जो हेमचंद्र जो हैं ये गुजरात के जो सोलंकी हैं उनके शासक थे, कुमारपाल के दरबार में ये थे। देखिए एक एक तो ये सोमदेव हुए, और एक और हुए थे जिनका नाम था, एक तो ये सोमदेव है और एक और हुए थे सोमदेव भट्ट, ठीक है। ये दोनों अलग अलग हैं। पहली बात तो सोमदेव जो है ये ललित विग्रहराज के लेखक हैं। और सोमदेव भट्ट जो है इन्होंने लिखी थी कथा सरित सागर, ठीक है, कथा सरित सागर। तो आप मुझे बताइए, कुछ ऑप्शन क्वेश्चंस का बताइए। राज तरंगिणी किसने लिखी? कलर्न। ललित विग्रहराज किसने लिखी? सोमदेव। अगर मैं पूछूं आपसे कि हेमचंद्र किस शासक के दरबार में था? कुमारपाल। ललित विग्रहराज संस्कृत में था, और विग्रहराज चतुर्थी विशलदेव के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक आपकी ये सारी चीजें दिमाग से में थोड़ा स्पष्ट रही होंगी। एक और थे, कलहण है, एक बिलहण थे, ठीक है। और इन्होंने एक किताब और लिखी थी जिनका नाम था, इन्होंने लिखी थी विक्रमांक देवचरित, ठीक है, विक्रमांक देवचरित। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
पढ़िए 3, 2, 1। तो बताइए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभिलेखों में से किस में अशोक का लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? तो बताइए क्या आंसर है इसका। देखिए, जब अंग्रेज विद्वानों ने पहली बार अशोक के अभिलेख पढ़े तो उन्हें हर जगह एक नाम मिला, वो था देवानाम प्रिय राजा या प्रियदर्शी राजा। ठीक है, लेकिन समस्या इतनी है, प्रियदर्शी राजा आखिर है कौन? तो कर्नाटक में एक जगह है मस्की, और यहाँ पे एक माइनर लघु रॉक एडिक्ट मिला जिसमें पहली बार स्पष्ट रूप से कहा था कि देवानाम प्रिय अशोक। ठीक है, और इससे फिर क्लियर हो पाया कि प्रियदर्शी जो है वो सम्राट अशोक के बारे में लिखा गया है, और जो प्रियदर्शी है वही सम्राट अशोक है। और इसलिए ये मस्की का जो लघु अभिलेख है ये इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर भी यही है। तो अधिकांश अशोक ने जो अपने अभिलेख है उसमें अपना नाम नहीं लिखा, कहीं देवानाम प्रिय लिखा है। तो ये मस्की का अभिलेख दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये मस्की का अभिलेख है और इस सेक्शन में ये लिखा है अशोक, अशोका। ठीक है, तो जो कि डेफिनेटली आप ना तो वो देखने वाले उसमें संग्रहालयों में जाने, वहाँ पे वो तो आपको बोरिंग लगते होंगे। अब जानते हैं और क्वेश्चन क्यों, और ऑप्शंस जो हैं वो क्यों गलत हैं। तो भाब्रू अभिलेख जो है इसमें अशोक का नाम नहीं है, पहली बात तो। और यह बौद्ध धर्म के प्रति जो अशोक की श्रद्धा है, बुद्धिज्म के प्रति जो श्रद्धा है उसकी, उसको दिखाता है ना। और इसमें के कुछ उपदेशों की क्या है, प्रशंसा की गई है। 13वां शिलालेख जो है ये कलिंग वॉर जो है उसको, उसका वर्णन करता है, और इसमें अशोक के जो पश्चाताप है उसका भी उल्लेख है। ये यूपीएससी का फेवरेट है, और ये कई बार पूछते हैं 13वां अभिलेख। और रुमिनदी जो ये अभिलेख है ये लुम्बिनी नेपाल में, और यहाँ भगवान बुद्ध के जो जन्म स्थान की जो है वो पुष्टि होती है। तो मस्की कर्नाटका हो गया, माइनर रॉक एडिक्ट है ये, और फर्स्ट इंस्क्रिप्शन मेंशन है कि भाई अशोक यहाँ पे आए थे। सॉरी, अशोक कौन है, देवानाम प्रिय है। और बाबरू राजस्थान के बैराट में स्थित है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये। और बाकी 13वां भी लेके याद रखेंगे, कलिंग वार। और रोमन देई जो है वो बुद्धा की जो बर्थ पैलेस उसको वेरीफाई करता है। तो अब आप मुझे दो चार क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? करेक्ट, 13। बुद्ध के जन्म स्थान का उल्लेख किस अभिलेख में है? रोमिन देई। ठीक है, अशोक का नाम किस अभिलेख में मिलता है? मस्की माइनर रॉक एडिक्ट में। तो ठीक है, तो मस्की में अशोक, कलिंग में वॉर, कलिंग वॉर, 13 लुम्बिनी, लुम्बिनी देवी दी, और वैराट जो बाबरू है उसमें बुद्धिज्म। ठीक है, पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है? देखिए, आंसर आपको पता होगा या देख लिया होगा, नहीं हम बता देते हैं, फिर इसके बाद सोच समझते हैं कैसे। देखिए, अर्थशास्त्र को छोड़ के तीनों में ये मिलती है, तो इसका आंसर होगा डी। समझते कैसे? देखिए, 2600 साल पहले, जब वर्ष पहले की बात है, और जब भारत में अगर आप सोचेंगे उस समय की स्थिति, तो ये एक विशाल देश नहीं था कि छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बटा हुआ था। इस काल में महात्मा बुद्ध और महावीर जो थे वो उनका उदय हुआ, और इस समय भारत में 16 बड़े राज्य थे जिनको 16 महाजनपद कहा जाता था। इन राज्यों की जानकारी हेतु बुद्ध और हमें जैन ग्रंथों से मिलती है, क्योंकि दोनों का उदय हो चुका था उस समय, और इसलिए यूपीएससी और आरपीएससी में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। महाजनपद का मतलब है, देखिए, महाजनपद, महा का मतलब ग्रेट, जनपद यानी टेरिटरी या स्टेट, यानी महान टेरिटरी। अब बात करते हैं अंगुत्तर निकाय की। तो अंगुत्तर निकाय जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, और 16 जनपदों की सूची इसमें मिलती है। दीर्घ निकाय जो है ये भी बुद्धिस्ट साहित्य है, और इसमें महाजनपदों का उल्लेख है। भगवती सूत्र जो है ये जैन टेक्स्ट है,
और इसमें महाजनपदों की सूचना मिलती है। लेकिन अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य द्वारा लिखा गया है, और जिनका नाम चाणक्य था और एक और नाम था, वो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये किस काल का ग्रंथ है? मौर्यन काल का ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें 16 जनपदों की सूची नहीं मिलती है, तो इसको हटा देंगे तो अपना आंसर आएगा 2, 3, 4। तो देखिए, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो अंगुत्तर निकाय है, एक तो ये पाली भाषा में है, और दिग्ग निकाय जो है ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। अब आप मुझे 16 जनपदों के नाम बता सकते हैं? तो चलो मैं आपसे देख लेता हूँ। देखिए, ये है अंग, अंग, मगध, बज्जी, मल, काशी, कौशला, वश, चेदी, अवंती, सूरसेन, पांचाल, कुरु और मत्स्य। नीचे था अस्मक, और ऊपर जाएंगे तो काम्बोज और गद्दार, ठीक है। इसको और पॉज करके आप इसकी राजधानी वगैरह भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको इनकी लोकेशन, कैपिटल और मॉडर्न, इनकी देश मॉडर्न जो शहर है उनका क्या क्या नाम है, तो आप बता पाए। तो 2, 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। 16 जो महाजनपद है, 16 महाजनपद किस शताब्दी में विकसित हुए? लगभग 6 BC के समथिंग। महाजनपदों के समय दो जो महान धर्म सुधारक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध और महावीर। तो सुनिए, देखिए, अंगुत्तर निकाय में है, दिग्ग निकाय में महाजनपद है, ये दोनों बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं। भगवती सूत्र की बात करें तो वो जैन सोर्स है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा गया है, लेकिन 16 जनपदों की सूची नहीं है। टाइम लगभग इनका 6 सेंचुरी BC की खबर है। तो और ये अर्थशास्त्र बौद्ध उससे मौर्यन पीरियड से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पढ़िए। 3, 2, 1, सोचिए। हाँ, तो अब हम इसका आंसर बताते हैं। देखिए, संस्कृत में निम्न में लिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपने विषय वस्तु ली है? ठीक है। देखिए, ये जो महाभारत है ये केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये एक भारत के जो कवि हुए हैं जितने भी, उनके लिए क्या है, एक तरह से स्टोरी बैंक की तरह काम किया है इसने। जो भारत के संस्कृत कवि हैं उन्होंने भारत महाभारत के छोटे छोटे प्रसंग को लेकर उन पर स्वतंत्र महाकाव्य लिखे हैं। किसी ने लिखा है अर्जुन की तपस्या पर, तो किसी ने लिखा है शिशुपाल के वध पर, तो किसी ने लिखा है नल व दमयंती की प्रेम कहानी पर। तो इसलिए कहा जाता है कि महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं है, ये है सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है अन्य संस्कृत महाकाव्य लिखे जाने के लिए। अब कथा वस्तु की बात करते हैं। कथा वस्तु का मतलब होता है कि किसी भी साहित्य की मेन जो स्टोरी होती है उसको हम बोलते हैं कथा वस्तु, इंग्लिश में बोलते हैं प्लॉट। अब एक एक क्वेश्चन पे चल एक एक ऑप्शन पे चलते हैं। देखिए, नेज़ चरित्र जो है ये लिखी गई है श्री हर्ष द्वारा। आप वो कहानी सुनाएंगे इनकी की क्यों? तो इसमें है नल दमयंती की कहानी, तो ये इसका ऑप्शन सही है। किरातार्जुनीयम जो है ये भी सही है, ये भारवी द्वारा लिखा गया है। और इसमें है अर्जुन की तपस्या से रिलेटेड कहानी। शिशुपाल वध है, ये भी माघ द्वारा लिखा गया है, और इसमें है राजसूय यज्ञ, श्री श्री कृष्ण द्वारा राजसूय यज्ञ में इसकी शिशुपाल का वध किया जाता है। 10 कुमार चरित्र है, ये लिखी गई है दंडी द्वारा, और इसमें 10 राजकुमारों से रिलेटेड कहानी है, और ये वो महाभारत से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर होता है सी, ठीक है। देखिए, अब हम आपको इसकी कहानी बताते हैं। श्री हर्ष में जो नेज़ी चरित्र है ये नल दमयंती की कहानी है, और ठीक है, नल दमयंती की कहानी है। इसमें क्या है कि राजा नल जो है राजकुमार दमयंती से प्रेम करने लगे थे, और दमयंती का स्वयंवर होता है। वो दमयंती से देवता भी शादी करना चाहते थे, लेकिन दमयंती ने चुना नल को। बाद में कली के प्रभाव में आके नल ने अपना सारा राज्य जो है जुए में खो दिया। फिर दोनों पति पत्नी ने बहुत संघर्ष किया, दोनों जंगलों में भटके, दोनों इवन अलग अलग हो गए, काफ़ी कष्ट इन्होंने बर्दाश्त किए। फिर लेटर ऑन लास्ट में कहानी में ही पुणे मिल जाते हैं और राज्य वापस इनको प्राप्त हो जाता है। तो इस कहानी से, ये कहानी केवल आपकी सिर्फ स्टोरी लाइन, ये स्टोरी आपका दिमाग इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए कि क्या कहानी सही थी, क्या झूठी कहानी थी, ऐसा कौन राजा होता है, तो देखिए, आज आज के समय में आप सोचोगे तो पता नहीं आपको ये प्रासंगिक लगे, लेकिन आप इस चीज़ ऐसी कहानियों से क्या सीख सकते हैं? आपको सीखनी चाहिए चीज़ें। तो इससे सीखा जा सकता है कि धैर्य, प्रेम और भाग्य, इनकी लेटर ऑन विजय होती है, कॉम्बिनेशन होता है इन तब का। अब बात करते हैं किरीटार्जुनीयम की, तो ये भारवी द्वारा लिखी गई है। अच्छा, महाभारत जब युद्ध होने लगा था, युद्ध से पहले अर्जुन की जो को
दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए हिमालय में वो जाते हैं तपस्या करने के लिए। भगवान शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए एक शिकारी का रूप धारण करके आते हैं और फिर एक जंगली सुअर को मारने को लेकर दोनों में युद्ध होता है। अर्जुन जो है इसमें अर्जुन हार नहीं मानते हैं और अर्जुन की इस बहादुरी को देखकर शिव प्रसन्न होते हैं और उसे एक पाशुपत अस्त्र देते हैं। ठीक है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि मेहनत, तपस्या और पावर किसको मिलती है? मेहनत और तपस्या से जो व्यक्ति योग्य होता है, मेहनत तपस्या करके, वही आदमी पावर का हकदार होता है। अब शिशुपाल वध की बात करें तो शिशुपाल वध की ऐसा है कि युधिष्ठिर जो हैं उन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ कराया और सभा में सबसे पहले क्या है कि सम्मान श्री कृष्ण को दिया। शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया और शिशुपाल की माता है उन्होंने कृष्ण से क्या है कि वरदान ले रखा था कि वचन ले रखा था कि 100 शिशुपाल के 100 अपराध माफ रहेंगे। जब शिशुपाल ने 101वां अपराध किया, तब 101वां अपमान किया, तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उनकी वध किया और इस प्रकार से शिशुपाल का वध होता है। और इसमें कहते हैं कि इस कहानी से मिलती है सीख की अहंकार जो है उसका क्या है, निश्चित ही अंत होता है। ठीक है। अब 10 कुमार चरित्र की बात करते हैं तो ये आपको पता है दंडी द्वारा लिखा गया है और यह 10 जो 10 प्रिंसेस थे उनकी कहानी है। वो एडवेंचर करने निकलते हैं, रोमांचक यात्राओं पे निकलते हैं। हर राजकुमार अलग अलग राज्य में जाता है, उन्हें किसी को युद्ध, कहीं कहानी राजनीति, कहीं प्रेम, कहीं जासूसी, कहीं चतुराई जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। अंत में सभी राजकुमार फिर से मिलते हैं और अपने अपने राज्य ये प्राप्त करते हैं। ठीक है। सीख इससे क्या मिलती है कि बुद्धिमत्ता और कूटनीति जीवन में सफलता दिलाती है। विजडम, इंटेलिजेंस और क्या, डिप्लोमेसी, लाइफ में आपको जीत मिलती है। ठीक। तो ये क्या आप बताइए मुझे आज के समय में भी इन कहानियों की जो सीख है वो प्रासंगिक है या नहीं है? तो देखिए ये 3 जो कहानियाँ हैं इन्होंने भारत से प्रेरणा ली और इसलिए हमारा क्वेश्चन भी ये था कि इन्होंने कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा वस्तु लिया है। ठीक है। तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। तो एक बार मुझे बता दीजिए, पूछूं, नेज़ चरित्र किसने लिखी है? श्री हर्ष ने। और कथा का स्रोत तो इनका महाभारत है ही है तीनों का। किरातार्जुनीयम बारहवीं ने, शिशुपाल वध माघ ने और 10 कुमार चरित दंडी ने। और इसका स्रोत है स्वतंत्र कथाएं अलग से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किरातार्जुनीय के लेखक कौन है, बता, बारहवीं बता देंगे? ठीक है। और नैषादि चरित के? श्री हर्ष, करेक्ट। महाभारत से प्रेरित नाम लेने वाले 3 महाकाव्यों के नाम तो ये लिख देना। देखिए अब संस्कृत के 5 प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, उनका आप नाम जान लीजिए और उनके लेखक कौन है। पहला है रघुवंश, ये लिखे हैं कालिदास ने। दूसरा है कुमार संभवम, ये भी लिखा है कालिदास ने। तीसरा है किरातार्जुनीयम। किरात और अर्जुन, ये जो हंटर जो था वो जो शिव है वो किरात का रूप धारण करते हैं, ये लिखी गई है भारवी द्वारा। और चौथा है शिशुपाल वध, तो ये लिखा गया है माघ द्वारा। और पांचवा बताइए, नैषधि चरित, ये लिखा गया है श्री हर्ष द्वारा। ठीक है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर 3 की कहानी सुना दी तो 2 की और सुना दीजिए। हाँ तो मित्र 2 की भी सुना देंगे। तो ये कहानी सबको पता है आपको? ठीक है, अब याद रखिएगा इनकी। रघुवंश और कुमार संभव उनकी और सुना देते हैं आप। तो देखिए रघुवंश की कहानी आपको बताते हैं क्या थी रघुवंश की। तो देखिए अगर आपसे आज कोई कहे कि भाई भगवान राम की कहानी आप लिखना चाहें तो कहाँ से लिखेंगे? केवल राम से? नहीं। देखिए कालिदास जी ने सोचा कि किसी महान राजा को समझना है तो पूरे वंश को समझना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने राजा दिलीप से इन्होंने स्टार्ट किया, से लेकर भगवान राम और उनके जो वंशज आगे हुए पूरे रघुवंश जो डायनेस्टी है का इतिहास लिखा और इसी महाकाव्य का नाम पड़ा रघुवंश। तो राजा दिलीप जो थे, राजा दिलीप बहुत धर्मात्मा आदमी थे और उन्होंने उनकी कोई संतान नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें नंदिनी गाय जो थी उसकी सेवा करने को कहा। राजा ने पूरे समर्पण से सेवा की। उनकी परीक्षा भी हुई जिसमें उन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपना जीवन तक देने
की तैयारी दिखा दी थी। और इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि उनके यहाँ पे क्या होंगे, रघु का जन्म होगा। फिर राजा रघु राजा रघु पराक्रमी थे और उन्हें दिग्विजय करके पूरे जो भारत है उनको एकजुट किया, और अंततः वो दानी भी थे, और इसी कारण उनके वंश का नाम क्या पड़ा, रघुवंश। अब आते हैं राजा अज। तो राजा अज ने इंदुमती से विवाह किया, और इंदुमती की क्या होती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, और अज बहुत दुखी होते हैं। और इसे संस्कृत साहित्य की सबसे भावुक घटनाओं में से एक माना जाता है। फिर दशरथ, अब आप जानते हो इनके बारे में यहाँ से तो अयोध्या के महान राजा बने, और इनके 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है। अब आते हैं भगवान राम। तो इसके बाद रामायण की जो प्रसिद्ध कथा है वो आती है, जिसमें वनवास है और सीता हरण है, फिर रावण वध है, अयोध्या वापसी है, और फिर राम राज्य की स्थापना है। अब इसके बाद आते हैं लव कुश। तो राम के पुत्र लव और कुश आगे चलकर राज्य संभालेंगे, और महाकाव्य महाकाव्य में उनके वाद के राजाओं का वर्णन भी मिलता है। ठीक है। तो कालिदास, देखिए, इस पूरी कहानी, इस पूरी बुक से हिसाब से कालिदास ये बताना चाहते थे कि महान जो राजा होते हैं वो अचानक, क्या है, अचानक नहीं बनते। उनके पीछे आदर्श होते हैं, त्याग होता है, और श्रेष्ठ ट्रेडिशन होती है, परंपरा होती है। ठीक है। तो ये पूरा जो सूर्यवंश है उसका कालक्रम और कहानी इसमें मिलती है आपको। और रघुवंश का नाम डलने का जो रघुवंश कहते हैं वो राजा रघु की वजह से इसका नाम रघुवंश पड़ता है। अब कुमार संभवम की बात करते हैं कालिदास के। इसकी बात ऐसी है कि इसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक असुर था, तार तारकासुर। ठीक है। ये अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था, और देवता इसे हरा नहीं सके। तो सब ब्रह्मा के पास गए, और ब्रह्मा ने बोला कि भाई देखो, ऐसी बात है कि इसको हराना है तो केवल शिव के जो पुत्र होंगे वही हरा सकते हैं। लेकिन शिव थे ध्यान में। अब आप जानते हैं इनकी ध्यान मुद्रा को। तो अब देवताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती आई कि शिव का विवाह करा दें, और कैसे कराया जाए। तो उस समय पार्वती हैं, वो भगवान शिव को पति बनाने के लिए कठोर तपस्या कर रही है ना। तो कामदेव जो है वो शिव के पास गए, और शिव का ध्यान भंग करने का प्रयास किया। शिव क्रोधित होकर अपनी तीसरी नेत्र खोलते हैं और कामदेव को भस्म कर देते हैं। लेकिन आखिरकार वो पार्वती की तपस्या को देखकर और उनसे मोहित होते हैं, और उनकी तपस्या से पार्वती की तपस्या सफल होती है। और फिर इनके बाद इनके जो पुत्र होते हैं, कार्तिकेय का जन्म होता है, जिन्हें कुमार और के नाम से जाना जाता है। फिर कार्तिकेय आगे चल के इस तारकासुर का क्या करते हैं, वध करते हैं। इसलिए इस महाकाव्य का नाम लिखा है कुमार संभव। और इस कहानी से जो मॉरल्स इस कहानी का जो हमें मिलता है वो यह है कि तपस्या, धैर्य और संकल्प से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। तो हमें लगता है कि आपको ये पूरी कहानी याद हो गई। आज तो संस्कृत साहित्य की क्लास हो गई शायद। देखिए, रघुवंश हो गया, कुमार संभव हो गया, किरात और अर्जुन का लड़ाई, शिशुपाल का वध, और नेस्दिय चरित्र की कहानी, नल दमयंती। ठीक है। चले, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, 3, 2, 1। तो जी बताइए, इसका आंसर क्या है। कुछ मिलता जुलता सा लग रहा है कहीं से। ये क्वेश्चन है, महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राप्त होते हैं, निम्न में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्यायी में उल्लेखित नहीं है। तो आपको बताना 16 जनपदों में से कौन सा जनपद ऐसे है जिनके नाम इसमें नहीं है। कहानी पता है आपको, 16 जनपदों की 2600 वर्ष पहले लगभग छोटे छोटे राज्यों में भारत बटा हुआ था। उस समय भगवान बुद्ध और महावीर हुए, अ, और उस समय इन आपस युद्धों में आपस में सत्ता, व्यापार और अपने स्वार्थ के लिए, सामरिक स्थिति के लिए युद्ध चलते रहते थे। अच्छा, उधर एक यहाँ बुद्धा हो गए, महावीर हो गए, एक व्याकरणाचार्य थे पाणिनि। तो भाई ये भी संस्कृत भाषा का ये महान बड़ा ग्रंथ लिखने वाले व्याकरणाचार्य थे, और उस ग्रंथ का नाम था अष्टाध्यायी। ये अष्टाध्यायी लिख रहे थे, और इन्होंने इसमें केवल व्याकरण ही नहीं लिखी, बल्कि अपने समय के जो राज्य थे
और नगर और जनजातियों का भी इन्होंने उल्लेख किया। इसलिए इतिहासकार पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसको केवल व्याकरण की पुस्तक न मानकर हिस्टोरिकल सोर्स भी मानते हैं, ऐतिहासिक स्रोत भी मानते हैं। महाजनपद का मतलब है बड़ा राज्य। और 16 महाजनपदों का सबसे प्रसिद्ध स्रोत अगर हम बात करें तो वो अंगुत्तर निकाय, जो कि बौद्ध साहित्य, और भगवती सूत्र जैन साहित्य हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं पाणिनि के अष्टाध्यायी की। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण है, तो ये और संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड है, और इसमें अनेक जनपदों का उल्लेख है। अच्छा, कौन से तीन का, दो का या तीन का नहीं है? तो बज्जी का नहीं है और वस का नहीं है, बाकी इन तीनों का है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3। अब देखिए, जो पहला है मगध, तो इस मैप में ही समझ लेते हैं इनका। अभी तो फैक्चुअल है कौन सा नहीं, हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन अब हम थोड़ा एक लिंक बिठाने की कोशिश करते हैं। देखिए, मगध जो है, मगध, इसकी राजधानी राजगृह, ठीक है। और बाद में राजगृह के बाद इसकी राजधानी बनती है पाटलिपुत्र। और यहाँ की जो इसको इसमें बिंबिसार और अजातशत्रु का राज्य ये रहा है, और पाणिनि ने इसका उल्लेख किया है, ठीक है, मगध का। ये बात करेक्ट है। अश्मक की बात करें, दूसरा ऑप्शन है अश्मक। तो अश्मक जो है, ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। और इसकी राजधानी पोट्टन या पोतली या इंग्लिश में पौंडन्यपुरम पूरा इसका राजधानी थी, और इसका उल्लेख यहाँ मिलता है। और काम्बोज जो है, काम्बोज ये देखिए उत्तर पश्चिम भारत में है, और यह प्रसिद्ध थी। यहाँ पे हॉर्स, घोड़े उच्च नस्ल के मिलते थे, इसके लिए फेमस थे। अब दो, ये तीनों जो हैं, ये तो थी उसमें, इसका तो वर्णन मिलता है आपको पाणिनि के अष्टाध्यायी में। तो अब किसका नहीं मिलता? दो ऑप्शन दिए हैं, बिज्जी। तो ये बिज्जी है, ये इसकी राजधानी वैशाली, और ये लिच्छवी गणराज्य था, ठीक है, लिच्छवी गणराज्य। और इसमें अष्टाध्यायी का उल्लेख नहीं है। इसका अष्टाध्यायी में उल्लेख नहीं है। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वस। वस की राजधानी है काम्बोज, सॉरी कौशाम्बी। और इसका भी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें इसका उल्लेख नहीं है। तो एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन हमने महाजनपद की राजधानी, ऐसे में पॉज करके आप इसको दोबारा से देख लीजिएगा और राजधानी दोबारा पढ़िएगा। दूसरी बार क्वेश्चन है 16 महाजनपदों में। तो अंगुत्तर निकाय में 16 हैं, और भगवती सूत्र जो है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो है, दोनों में 16 16 है। अंगुत्तर निकाय बुद्धिज्म से है और भगवती सूत्र जैनिज्म का है। अगर मैं आपसे पूछूं दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, तो अश्मक। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उस समय, मगध। पहला गणराज्य की बात करें, रिपब्लिक जो था, तो वो था वज्र संघ, ठीक है। तो फटाक से मैं आपको सुना देता हूँ, 16 रिवाइज रिवीजन कर लेते हैं। 16 महाजनपद हैं अंगुत्तर निकाय में। पाणिनि ने अष्टाध्याय लिखी। अष्टाध्याय में मगध, अश्मक और काम्बोज का वर्णन मिलता है। अश्मक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, और मगध क्या था? सबसे शक्तिशाली। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको हो सकता है महाजनपद से जनरली क्वेश्चन एक दो बन जाते हैं, तो आप इनकी कैपिटल वगैरह देख लीजिएगा, वैसे समझ लो, और कोई क्वेश्चन हो तो उनको भी रिवाइज हम आपको आगे करवा देंगे। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3 2 1। देखिए, क्वेश्चन है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक धर्म बौद्ध धर्म से संबंधित है। और देखिए, इसके पीछे की घटनाक्रम आपको जोड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये इसका आंसर क्यों है। भगवान बुद्ध ने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी थी, और ये जहाँ भी जाते थे लोगों को उपदेश देते थे। और इनके जो शिष्य थे, इनके उपदेशों को क्या करते थे? याद करते थे। 483 लगभग इसी ईस्वी के संबंध के लगभग इनका परिनिर्माण होता है, महापरिनिर्वाण होता है। और इसके बाद शिष्यों को चिंता हुई कि यदि इन उपदेशों को सुरक्षित नहीं रखा गया तो ये नष्ट हो जाएंगे। इसलिए राजगृह में पहली बौद्ध संगीति जो फर्स्ट बौद्धिस्ट काउंसिल हुई, और इसके आयोजन को स्पेशली इसके लिए किया गया। और यहाँ बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया, पहली बात, ठीक है। बाद में इन्हें 3 भागों में बांटा गया, जिसे कहा गया त्रिपिटक। और त्रिपिटक का मतलब होता है थ्री, थ्री यानी थ्री, पिटक यानी होता है बास्केट, मतलब 3 बास्केट्स। पिटक को अगर हिंदी में कहेंगे तो पिटारा कह लीजिए, या टोकरी, ठीक है। अब ये बौद्ध धर्म से संबंधित है।
और 3 पिटक मुझे आप बता सकते हैं कौन कौन से हैं? एक तो है विनय पिटक। इसमें क्या है, इसमें है मॉन्क्स के नियम, भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम है इसमें, ये अनुशासन से संबंधित है। दूसरा है सुत्त पिटक, ये है टीचिंग से संबंधित, भगवान बुद्ध के उपदेश। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, ये है दर्शन से संबंधित, बौद्ध दर्शन और मनोविज्ञान से संबंधित। ठीक है, तो 3 पिटक हो गए, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। इसलिए इसका आंसर अपना होगा बौद्ध धर्म। अच्छा, अन्य विकल्पों पे चलते हैं। देखिए, वैदिक धर्म जो है, इसमें आपको पता है कि प्रमुख जो वैदिक धर्म के हम ग्रंथों की बात करें तो वेद हो गए, ब्राह्मण हो गए, अरण्यक हो गए और उपनिषद हो गए। तो इनका मतलब है नहीं। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में हो गए अगम, अंग और भगवती सूत्र। ठीक है। शैव धर्म की बात करें तो शैव धर्म में हो गए विष्णु पुराण, सॉरी शिव पुराण और आगम, शिव आगम। ठीक है, तो इनके आप धर्म ग्रंथ ये याद रखेंगे। अब वो बात करते हैं भाषा का। तो आपको पता है बौद्ध में अधिकांश जो लैंग्वेज यूज हुई है वो है पाली लैंग्वेज, लेकिन महायान की बात करेंगे तो महायान में कई ग्रंथ जो हैं वो किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में। अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध संगीति की डिफरेंट। तो हम बुद्धिस्ट काउंसिल को देख लेते हैं, कौन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कहाँ हुई। तो चलो इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो देखिए, पहली जो बुद्ध संगीति जो हुई, तो ये हुई थी राजगृह में। और इसके जो संरक्षक थे वो थे अजातशत्रु, और अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप। ठीक है। दूसरी होती है वैशाली में, संरक्षक कालशोक और चेयरमैन थे, तो इसके अध्यक्ष शबकामी। ठीक है। थर्ड होती है पाटलिपुत्र में, सम्राट अशोक के संरक्षक। और फोर्थ होती है कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के संरक्षण में। ठीक है। तो त्रिपिटक, थ्री बास्केट्स याद हुआ? देखिए, 30 सेकंड में आपको रिवाइज करवा देते हैं, मुश्किल से 20 सेकंड ही लगेंगे। त्रिपिटक बुद्धिज्म से रिलेटेड है, विनय पिटक रूल्स फॉर मॉन्क्स, अनुशासन से संबंधित, सूत पिटक बुद्धा के उपदेश, और अभिधम पिटक बुद्धा का दर्शन। ठीक है। लैंग्वेज पाली थी, फर्स्ट काउंसिल होती है राजगृह में। बौद्ध धर्म का हो गया त्रिपिटक, जैन धर्म का हो गया आगम और वैदिक धर्म के हो गए वेद। ये याद रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या है आपके हिसाब से? पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, नहीं पढ़े? पढ़ तो लिए थे यार अच्छे से। देखिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? मानिनी? गलत बता रहे हैं क्या? पाणिनि है। आपको पता है, देखिए संस्कृत का सबसे व्यवस्थित संस्कृत जो है उसकी व्याकरण को लेके ये अष्टाध्यायी लिखी गई। और संस्कृत को अपन सबसे व्यवस्थित भाषा मानते हैं। और उसका सबसे श्रेय जो अगर किसी को जाता है वो है पाणिनि। और ये लगभग 5वीं से चौथी जो सदी थी ईसा पूर्व, उसमें ये गांधार जगह है कि में इनका पाणिनि का जन्म हुआ। और उस समय संस्कृत के शब्द, उच्चारण और व्याकरण के नियम अलग अलग प्रचलित प्रचलित थे। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि देखो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, हम पूरे भारत में घूमते हैं। मतलब इन्होंने भारत की यात्रा स्टार्ट की, भाषा का अध्ययन किया। फिर लगभग 4,000 सॉरी 4,000 रूल्स या सूत्र में संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित किया। और 4,000 सूत्रों से जो ग्रंथ, महान ग्रंथ रखा लिखा, वो लिखा इन्होंने अष्टाध्यायी। ठीक है। आज भी दुनिया की जो भाषाविद है, पाणिनि को क्या कहते हैं? फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर। और आधुनिक भाषा विज्ञान का इन्हें अग्रदूत माना जाता है। अब अष्टाध्यायी की बात कर लें तो अष्टाध्यायी 8 चैप्टर, अष्टाध्यायी के मतलब 8 अध्याय। और संस्कृत भाषा के व्याकरण, शब्द रचना, ध्वनि और
वाक्य संरचना से के नियम इसमें संकलित है। तो अब और भी ऑप्शन में दिए हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण लोग हैं हमारे इतिहास के, इनको भी जान लेते हैं। बराहमीर जो हैं ये खगोलविद थे, एस्ट्रोनॉमर थे, और एक जोशी भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। इन्होंने जो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं वो है बृहत संहिता, और दूसरा बताइए पंच सिद्धांतिका। ठीक है। कालिदास के ग्रंथ हम पीछे पढ़ ही चुके हैं। ये कवि थे और एक नाटककार भी थे, प्ले राइटर भी थे, और इन्होंने लिखे अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, और रघुवंशम, और मेघदूत। आप इनकी कहानी मुझे सुना सकते हैं? ठीक। बलराम का कोई इनसे मतलब है नहीं, तो ये वैसे ही आपको लिख दिए इन्होंने फुलफिल करने के लिए। देखिए पाणिनि जो है, ये तो फादर है किसके, ग्रामर, संस्कृत ग्रामर के। फाइन फादर हैं ये साइंटिफिक ग्रामर के। गंधारा रीजन में ये इनका जन्म हुआ, और अराउंड 5 से 4 BC के इनका जन्म हुआ था। पाणिनि के बाद जो महत्वपूर्ण विद्वान हुए, पाणिनि के बाद पी पी एक ट्रिक याद रखिएगा। पी फॉर पाणिनि, के फॉर कात्यायन, और इन्होंने लिखा वार्तिक। और अगले पी हैं पतंजलि, इन्होंने लिखा महाभाष्य। तो ये आपको महत्वपूर्ण विद्वानों का ट्रिक याद रखिएगा। और ये इसको अपन बोल सकते हैं संस्कृत व्याकरण की गोल्डन ट्रायो है ये। तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, कात्यायन ने लिखी वार्तिका, और पतंजलि ने लिखी महाभाष्य। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो अब एक बार फटाक से पूरे क्वेश्चन की रिवाइज कर लेते हैं। अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी, 8 चैप्टर हैं, 4,000 श्लोक सूत्र हैं। फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर कहते हैं। पाणिनि के बाद पी याद रखना है, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने, और वर्तिका लिखी है कात्यायन ने। तो ये, अच्छा आपको इंटरेस्टिंग की बात पता ना हो, लेकिन आपको ये पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि आज के जो कंप्यूटर साइंस का जो जमाना है, इवन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पाणिनि के जो नियम हैं उनका अध्ययन हो रहा है। व्याकरण की जो उन्होंने लॉजिकल व्याख्या की, उस पर अभी भी विद्वान अपनी रिसर्च कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़िए। ये संगमकालीन साहित्य में कौन को मनन किसके लिए प्रयुक्त होता है? 5, 3, 2, 1, बताइए। तो देखिए ये जो शब्द होते थे ये राजा के लिए प्रयोग होते थे। और आप कल्पना कीजिए 2000 साल पहले की बात है, और साउथ इंडिया जो है इसमें 3 बड़े शक्तिशाली राजवंश थे। एक थे चेरा, एक थे चोला, और तीसरे थे पांड्या। ठीक है। संगम कवि जब अपने राजा की प्रशंसा करते थे, तो वे राजा शब्द का बार बार प्रयोग ना करके वो इन शब्दों का भी प्रयोग करते थे। उनके सम्मान और उनके गौरव को दिखाने के लिए कभी को, कभी कौन, कभी मन्नन जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। और आप जानते हैं संगम साहित्य क्या है? देखिए संगम साहित्य जो है ये तमिल लैंग्वेज का सबसे प्राचीन साहित्य है। अच्छा पीरियड की बात करें तो पीरियड होगा लगभग 300 BC से लेके 300 सेंचुरी तक। भाषा तमिल थी और राजवंश ये 3 थी। तो ये जो को, कुन और मन्नन ये सम्मानजनक उद्घोष है उनका इनके लिए। अब प्रधानमंत्री इसका कोई संगम साहित्य में के लिए इनके लिए कोई विशेष शब्द नहीं है। राज मंत्री इसका भी कोई अलग शब्द प्रयुक्त नहीं है। सेनापति के लिए अलग पद थे, लेकिन कोक उनका कोई मतलब इनसे है नहीं। अब मैं आपसे पूछूं, देखिए चेरा इनके प्रतीक याद रखिएगा। चेरा का जो था वो था धनुष। चोला का जो प्रतीक था, ये राजवंशों के प्रतीक है, ये कई बार पूछ लेते हैं, इनका था बाघ। और पांड्या का था मछली। याद रखेंगे। और संगम साहित्य के 2 भाग हैं। वो एक है एक टू तोकई, मतलब 8 एंथोलॉजीज, ये 8 संग्रह हैं एक टू टोकई। और दूसरा है पुत्तु
पार्ट टू। ये हैं 10 काव्य। इन संग्रह को इस नाम से बोलते हैं। बोलिए दोबारा। एट्टू तो कई, पुट्टू पार्ट टू। ठीक है। संगम साहित्य के 5 ग्रेट जो एपिक हैं, उनके नाम बता सकते हैं? सुना होगा काफी। तो 5 जो महाकाव्य हैं उनके नाम लिखिए यहाँ पे अच्छे से। तो 5 जो ग्रेट एपिक्स जो है महाकाव्य है उनके नाम मैं यहाँ लिख दिया हूँ। शिल्पादिक्रम, मणिमेखलाई, जीव कचिंतमणि, कचिंतामणि, और तीसरा पढ़िए वलयापति, और कुंडलकेशी। ठीक है। तो इनकी कहानी सुनना चाहेंगे क्या? सुनेंगे। साउथ इंडिया की मूवी देखी है तो इसकी भी कहानी सुन ही लेते हैं। चलो। देखिए, पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। संगम साहित्य की भाषा तमिल। 3 राजवंशों के नाम बताइए। चेरा, चोल और पांड्या। और राजा को, और इनके पीरियड लगभग 300 BC से 300 सी। और कौन, ये आपको पता ही है, को कौन और मन्नन। चलो ठीक है। अब आपको एक एक की कहानी सुनाते हैं, देखिए। तो देखिए, कहानी सुना है। तो शिल्पादिक्रम जो है ये कहानी लिखी है इलंगो इलंगो अडिगल ने। और इस कहानी में क्या है कि एक धनी व्यक्ति होता है कोवलम नाम से। ठीक है। और उसकी शादी होती है कनंगी से। तो इनसे शादी हो गई इनकी। लेकिन कोवलम एक नर्तिका थी, माधवी, उसके प्रेम में पड़ जाता है और अपनी सारी संपत्ति क्या है खो देता है। बाद में उसे पता लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो वह अपनी पत्नी जो कनंगी है उसके पास लौटता है। दोनों नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मदुरई चले जाते हैं। और वहाँ वहाँ पर जो कोवलम है वो एक पायल को बेचने जाता है, जो कि रानी के जैसी पायल थी। अब उसे चोर चोर समझकर जो पांड्य राजा है वो बिना जांच के क्या दे देता है, मृत्युदंड। ठीक है। अब कनंगी दरबार में पहुंचती है और साबित करती है कि उसका पति क्या है, निर्दोष। उसके पति जो थे वो निर्दोष थे। इनको मृत्युदंड मिल चुका है, ये बाद में निर्दोष सिद्ध करते हैं। फिर वो क्रोधित होकर कनिंगी पूरे मदुरई को श्राप देती है कि पूरा नगर जल जाए और पूरे नगर में तबाह हो जाता है। तो इससे संदेश क्या मिलता है? एक तो मिलता है न्याय का, दूसरा वुमन एम्पावरमेंट का, और राजा को बिना जांच के दंड नहीं देना चाहिए, एक राजनीति सीख थी। अगली बात करते हैं मणिमेखलाई। ये लिखी गई है सीथलई सतनार द्वारा। मणिमेखलाई और जो है वो कोवलम और माधवी की बेटी थी। और ये क्या है कि एक राजकुमार उससे प्रेम करता है, लेकिन मणिमेखलाई जो है वो सांसारिक जीवन छोड़ के क्या बन जाती है, बुद्धिस्ट भिक्षुणी बन जाती है। ठीक है। और उसे एक चमत्कारी जो पात्र है वो प्राप्त होता है, मैजिक बाउल। और जिसमें ये उस बाउल को ये शक्ति प्राप्त थी कि वो कभी भी उसमें भोजन कभी भी समाप्त नहीं होगा। और फिर जो मणिमेखली है वो जीवन भर गरीबों और भूखों की क्या करती है, सेवा करती है। अब बात करते हैं, अच्छा, इसमें हमें संदेश क्या मिला कि भाई इसमें करुणा है और अहिंसा व त्याग। अब बात करते हैं जीवक चिंतामणि की। तो जीवक चिंतामणि ये लिखी गई है थिरु तक तकतेवर द्वारा। ठीक है। थिरु तकतेवर द्वारा लिखी। इसमें एक राजकुमार है जीवक नाम से। वो अत्यंत बुद्धिमान है और वीर भी है। वह अनेक युद्ध जीत चुका है और कई राजकुमारियों से विवाह भी करता है और अपार वैभव प्राप्त करता है। लेकिन अंत में उसे समझ आता है कि संसार का जो सुख है वो क्या है, अस्थायी है। और लास्ट में वह सब कुछ त्याग के जैन साधु बन जाता है। ठीक। तो इसमें संसार की नश्वरता और अंत में मोक्ष की सर्वोच्च अंत में जो मोक्ष की सर्वोच्च लक्ष्य है, ये सिद्ध किया जाता है। अब का बात करते हैं कुंडलकेशी की। पहले कुंडलकेशी की जो कहानी ऐसी है कि एक धनी व्यापारी की बेटी है। वो क्या है, एक डाकू से प्रेम करके उससे क्या है कि विवाह कर लेती है। कुछ समय बाद डाकू से मारकर उसके आभूषण लूटना चाहता है, लेकिन बुद्धिमानी से वह स्वयं जो है वो डाकू को पहाड़ी से क्या है, नीचे धक्का दे देती है। अब इस घटना के बाद
उसका मन इतना व्यथित होता है कि उसका मन संसार से बिल्कुल विरक्त हो जाता है, और वह क्या अपना लेती है? बौद्ध धर्म अपना लेती है। तो अब इसमें जो सीख मिली कि वो ये है कि मोह दुख का कारण होता है, और जो ज्ञान जो है वो ही मुक्ति का मार्ग है। अब ये है बलियापति। एक्चुअली ये ग्रंथ का आज कोई पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो भाग मिले हैं उससे पता चलता है कि ये कोई जैनिज्म पर आधारित है, और इसमें परिवार, नैतिक जीवन और वैराग्य की शिक्षा दी गई है। तो इसमें का जो संदेश है, संयम, सत्य, संयम और त्याग। तो अगर हम बात करें कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड कौन कौन सी हैं, तो देखिए, बुद्ध बौद्ध धर्म से शिल्पादिक्रम, बौद्ध धर्म के आंशिक सामाजिक, इसके जो आंशिक सामाजिक कुछ विषय हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मणिमेखली, ठीक है। और जीवक चिंतामणि ये है जैन से। कुंडलकेशी जो है ये बुद्ध से, ठीक है। तो कन्नंगी का न्याय दिलाना, मणिमेखली ने सेवा की, फिर जीवक ने राज छोड़ दिया, कुंडलकेशी ने वैराग्य अपना लिया, और बल्लभपति ने संयम सिखाया। तो ये थोड़ा इनका पूरा जो साउथ इंडिया के महाकाव्य उनकी समरी है। आप देखिएगा कि हिंदी के किन किन महाकाव्यों से इनकी समरी मिलती है लगभग। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था प्राचीन भारत एवं साहित्य कंप्लीट होता है, और इसी के साथ कंप्लीट हमारी होती है एंशियंट हिस्ट्री भी। तो तो अब हम कल नेक्स्ट वीडियो में, जो भी कल होगा, अब उसमें मेडिवल हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री, वो स्टार्ट करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मिडिवल हिस्ट्री जो इंडिया से संबंधित क्वेश्चन है, सल्तनत काल से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट केस के टॉपिक, जैसे विजयनगर हो गया, मध्यकाल ऐतिहासिक कला एवं संस्कृति होगी। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चन ठीक ठाक बनते हैं। मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने की थोड़ी रिवाज कम है, लेकिन फिर भी कंपेरेटिवली हमें एंशियंट से ज़्यादा है, और मेडिवल इससे नीचे आती है, लेकिन फिर भी हम मेडिवल में अपना बेस्ट देंगे। आई होप कि आप मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा अपना ब्रेन वॉश करके आएंगे, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आएंगे कुछ चीज़ सीखने के लिए, और अपने आप को मेंटली फिट करके आएंगे। हम मेडिवल हिस्ट्री करेंगे, उसके बाद हम आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर, और ऐसे हमारी हिस्ट्री के पीवाई क्यूज कंप्लीट होंगे। फिर उसके बाद हम राजस्थान की हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो ठीक है दोस्तों, अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद साथियों। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, और पीवाई क्यू से अपना बेस तैयार करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।